मुझे लगता है कि सोशल मीडिया क्योंकि यूज़र ओरिएंटेड है, कुछ ना कुछ मतलब अपने आप ये बदलता रहता है, इसके अंदर कंटेंट का नेचर बदलता रहता है। तो सोशल मीडिया जब कंज़्यूमर के पास एक ऐसा विकल्प मौजूद है, जिसमें उसकी मर्ज़ी चल रही है, तो वो क्यों किसी ऐसे विकल्प की तरफ जाएगा जिसमें उसकी मर्ज़ी नहीं चल रही। अगर आप बचपन से ही किसी ऐसे स्कूल में पढ़े हो, जहाँ आपको भाषा पे, व्यक्तित्व पे काम करना सिखाया जाता है, जहाँ पे आपको आगे करियर, आपकी रुचि के जो विषय हैं, उसके बारे में अच्छा मार्गदर्शन दिया जाता है और आपको अच्छा अनुशासन सिखाया जाता है, तो आप कई संघर्षों से बच जाते हो। कॉलेजों में ये देखा जाता है कि बच्चा जाता ही नहीं है, हुँ। केवल एग्ज़ाम देने जाता है। वहाँ पढ़ाई कैसे होती है? हम जब क्रिकेट मैच चल रहा होता था, क्रिकेट में रुचि थी दोनों की, तो हम टेलीविज़न म्यूट कर देते थे और दोनों खुद ही बैठ के अंग्रेज़ी में कमेंट्री किया करते थे। देखोगे तो मास कम्युनिकेशन की कहीं कोचिंग होती ही नहीं है। हुँ, आप कभी नहीं पाओगे कि किसी कोचिंग के आगे लिखा हुआ हो कि पीआरओ की भर्ती के लिए कोचिंग है या ये, क्योंकि ये बहुत ही छोटा फ़ील्ड है मास कम्युनिकेशन। बहुत ही कम जगहों पे इसका डिपार्टमेंट मिलेगा। आपका जो प्राइम टाइम है वो सीएमओ में निकला, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। वहाँ के क्या अनुभव रहे? अगर इंग्लिश जर्नलिज़्म या आरटीवी के लिए आप जा रहे हो तो आपकी अंग्रेज़ी भी अच्छी होनी चाहिए। अंग्रेज़ी में आपका बोलना और लिखना दोनों देखा जाता है। हुँ, और आपका करंट अफ़ेयर्स का नॉलेज देखा जाता है। ना सिर्फ़ नेशनल लेवल की जो खबरें छप रही होती है वो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी जो छप रही होती है उस समय, उनका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के छोटे से गांव पुगल में हुई। आर्ट्स में ग्रेजुएशन के बाद मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने का विचार आया और उसी दिशा में तैयारी भी शुरू कर दी। पहले ही प्रयास में देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएमसी में चयन हो गया। कोर्स पूरा होते होते एक प्राइवेट मीडिया हाउस में नौकरी भी मिल गई, लेकिन कॉरपोरेट कल्चर ज़्यादा दिन रास नहीं आया। इसके बाद फैसला किया कि अब पीआरओ बनना है, और जब ठान लिया तो सफलता भी मिल गई। फिर अलग अलग विभागों में काम करने का मौका मिला, जिनमें मुख्यमंत्री कार्यालय जैसे अहम स्थान भी शामिल रहे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है डॉक्टर अमनदीप बिश्नोई। हम इनसे जानेंगे कि आज के दौर में कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है, इस क्षेत्र में पढ़ाई कैसे करें, करियर के क्या क्या विकल्प उपलब्ध है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। अमनदीप, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अभी पीआरओ हैं? जी, अभी मैं फूड डिपार्टमेंट सचिवालय में पोस्टेड हूँ एज़ पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर। आपकी भर्ती कब की है? 2021 में हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। सबसे पहले मुझे पोस्टिंग मिली थी शिक्षा विभाग में एज़ पीआरओ 2021 में। जी। जी। और 1 साल लगभग मैं शिक्षा विभाग का पीआरओ रहा हूँ। फिर लगभग 2 साल मैं मुख्यमंत्री कार्यालय का भी पीआरओ रहा हूँ। उसके बाद कुछ जिलों में मेरी पोस्टिंग रही और उसके बाद वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का पीआरओ हूँ। आपकी जब भर्ती निकली उसमें पोस्ट कितनी थी? 26 पोस्ट थी उसमें आपकी रैंक क्या थी? और राजस्थान भर में मेरी 8वीं रैंक थी। और जो भर्ती निकली थी, उससे पहले मैं पीएचडी कर रहा था और मैं उस समय एकेडमिक्स में जाना चाहता था। जब भर्ती निकली, पता चला कि मतलब एक अच्छी पोस्ट है, मीडिया से संबंधित है, तो मैंने फिर इसकी तैयारी शुरू करी और मैं कहूँगा कि मेरे मीडिया के बैकग्राउंड ने काफ़ी हेल्प करी। अंग्रेज़ी में मैं अच्छा था, मास कम्युनिकेशन में मैं अच्छा था, तो इस वजह से मुझे लगा कि इस भर्ती में मेरा नंबर आ सकता है। यही सोच के मैंने थोड़ी-सी तैयारी करके इस परीक्षा को दिया, कोचिंग ली आपने इसके लिए कोई? कभी नहीं, सेल्फ स्टडी करी? सेल्फ स्टडी से ही। हुँ, इसकी कोचिंग क्योंकि आप देखोगे तो मास कम्युनिकेशन की कहीं कोचिंग होती ही नहीं है। हुँ। आप कभी नहीं पाओगे कि किसी कोचिंग के आगे लिखा हुआ हो कि पीआरओ की भर्ती के लिए कोचिंग है या ये, क्योंकि ये बहुत ही छोटा फ़ील्ड है मास कम्युनिकेशन। बहुत ही कम जगहों पे इसका डिपार्टमेंट मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो कोचिंग इसकी अच्छी क्वालिटी की कहीं मिलती भी नहीं है। बेहतर है कि अगर आप इस तरह की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आप मास कम्युनिकेशन में, अंग्रेज़ी में, जो भी और सिलेबस में विषय हो, खुद ही तैयारी करें। अगर आप 8 से 10 महीने अच्छी प्रिपरेशन करो और पीछे से आपका मास कॉम में बैकग्राउंड थोड़ा ठीक हो, तो आप इसको निकाल सकते हैं। आपने इस क्षेत्र को कैसे चुना? आपके मन में क्या आया कि मैं इसमें जाऊँ? जी, मैं अंग्रेज़ी सीखा करता था ग्रेजुएशन के दिनों में। मैं हुँ, हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तब किशोर सर क्लासेस में मैं अंग्रेज़ी सीखा करता था। तब कुछ ऐसे मित्र मिले, जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे कोइंसिडेंटली। तो उन्हें देखकर मुझे लगा, क्योंकि मैं भी अंग्रेज़ी सीखने के लिए न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ा करता था, बीबीसी सुना करता था, समसामयिकी में काफ़ी मेरी रुचि थी। तो मुझे लगा कि मेरे को इसको ट्राई करना चाहिए और
एक तरह से ये अचानक से लिया गया निर्णय था। कुछ लोगों को मैंने देखा, वो अंग्रेज़ी अच्छी बोलते थे, उनसे मैं इम्प्रेस हुआ। प्लस मैं खुद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करता था, तो उन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया। और फिर पता चला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में। काफ़ी पुराना मास कम्युनिकेशन का संस्थान है जी। और शायद 1965 में ये स्थापित किया गया था। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट है मीडिया का। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ठीक-ठाक टफ़ होता है। मैंने वो दिया, ईश्वर की कृपा से पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। अच्छा। उसमें मेरी दूसरी रैंक आई थी ऑल हुँ। ओवर इंडिया। फिर वहाँ से फिर मैं हमेशा मास कम्युनिकेशन में ही रहा। उसके बाद मैं मीडिया में भी गया, कॉर्पोरेट कल्चर मेरे रास नहीं आया, लेकिन मैंने मीडिया का फ़ील्ड नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि जो करना है वो करना इसी में ही है। अब चाहे सरकारी में करो, चाहे प्राइवेट में करो, चाहे एकेडमिक्स में करो। ये मैंने तय कर लिया था 2014 में ही। तो बनना आपको पत्रकार था या पीआरओ था? उस समय जब शुरू किया था तब तो पत्रकार बनना था और उस समय बिना सोचे-समझे ये मैंने निर्णय लिया। मुझे क्योंकि बीबीसी, सीएनएन और ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल होते थे, जिनमें अंग्रेज़ी में समाचार आते थे, मैं उनको काफ़ी देखता था। तो एक तरह से फ़ैसिनेशन था। बाद में जब मेरा प्लेसमेंट हुआ आईएमसी से और जब देखा कि पत्रकारिता की दुनिया, मैं कहता हूँ कि जो पत्रकार होते हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ क्योंकि ये इतनी कठिन जॉब है और व्यक्ति दिन-रात लगे रहते हैं। कई जगह पे मैं देखता हूँ कि उनकी सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो लगातार उसी जुनून के साथ कार्य करते रहते हैं। तो मेरा तो सलाम है पत्रकारों को। परंतु मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैंने ये ड्रीम छोड़ के एक नया सपना देखा। उसी की बदौलत फिर ये आगे की सारी घटनाएँ हुई। ये देश का सर्वोच्च संस्थान है पत्रकारिता का? प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। अब वैसे तो अब और भी कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, हुँ। बट आज भी ये पत्रकारिता का प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है, आईआईएमसी। नॉर्थ इंडिया में सर्वश्रेष्ठ है। आफ्टर ग्रेजुएशन होता है ये? हाँ, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है हुँ। और इसमें कई कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई तरह के कोर्सेज़ हैं, सबके लिए अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हमारे 3 तरह के डिपार्टमेंट्स थे, अब जी। एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता पर अब बढ़ गए हैं और अब सीटें भी थोड़ी ज़्यादा है। हमारे टाइम सीटें काफ़ी लिमिटेड थी। जिस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया उसमें 49 सीट्स थी उस टाइम पे। सिर्फ़? जी, पूरी इंडिया की? पूरी इंडिया की। हुँ। एक ही डिपार्टमेंट था, उसमें 49 सीट्स थी। इसमें सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए? समसामयिकी और आपकी भाषा पे पकड़, जैसे हिंदी जर्नलिज़्म का विभाग है, उसमें तो आपकी हिंदी में लेखनी अच्छी होनी चाहिए और आप को समसामयिक मुद्दों पे लेख लिखने होते हैं। तो आप कितने अच्छे से, कितने सही आंकड़ों के साथ लेख लिखते हैं, आपकी भाषा शैली कैसी है, वो देखा जाता है। आपका अगर एंट्रेंस लिखित एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो फिर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। वो आप क्लियर करते हो, तो फिर आपका एडमिशन होता है। तो इसमें मेन जो थ्रस्ट रहता है, वो आपकी लेखनी पर। हमारे जो रेडियो एंड टीवी जर्नलिज़्म मेरा डिपार्टमेंट था, जी। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अंग्रेज़ी में दिया था मैंने। तो अगर इंग्लिश जर्नलिज़्म या आरटीवी के लिए आप जा रहे हो, तो आपकी अंग्रेज़ी भी अच्छी होनी चाहिए। अंग्रेज़ी में आपका बोलना और लिखना दोनों देखा जाता है हुँ। और आपका करंट अफ़ेयर्स का नॉलेज देखा जाता है। ना सिर्फ़ नेशनल लेवल की जो खबरें छप रही होती है वो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी जो छप रही होती है उस समय, उनका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है ये? 80 नंबर का उस समय रिटन एग्ज़ाम होता था, 20 नंबर का शायद इंटरव्यू होता था। पर अगर इसमें क 2014 की ये बात है, अगर मैं इससे ज़्यादा का हो तो भी आप क्षमा कीजिएगा। हुँ, पर हुँ। जहाँ तक मुझे याद है 80-20 का मैं 80। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बच्चों की क्वेरीज़ होती है। नहीं, अगर आपका रिटन एग्ज़ाम अच्छा हो गया, हुँ। तो बहुत ही अच्छा हो गया, तो इंटरव्यू थोड़ा हल्का हो तो भी चलेगा, इंटरव्यू के मार्क्स कम होते हैं। मेरे ख़्याल से उस समय 20 हुआ करते थे, तो अगर इंटरव्यू भी अच्छे से हो तो एडवांटेज है, लेकिन रिटन एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए इसके लिए। ये डिग्री 3 ईयर है या 5 ईयर है? नहीं, नहीं, ये अब जो वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। हुँ। तो इसमें एक तो पीजी डिप्लोमा होता है, जो 1 साल का होता है, फिर होता है पोस्ट ग्रेजुएशन जो 2 साल का, और शायद अगले साल से तो आईएमसी में हो सकता है कि और भी कोर्सेज़ शुरू हो जाएँ। पीजी डिप्लोमा 1 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल। आपने पीजी किया, मैंने पीजी डिप्लोमा प्रॉपर नहीं, पीजी। नहीं, उस टाइम पीजी डिप्लोमा हुआ करता था। मैंने अच्छा। पीजी डिप्लोमा किया वहाँ से। पीजी डिप्लोमा के बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था। उस टाइम क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं था, तो 1 ही साल का कोर्स हुआ करता था वहाँ पे। हुँ। तो उसके बाद में आप पीआरओ के लिए एलिजिबल हो गए? अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा है, तो आप हुँ। पीआरओ के लिए एलिजिबल है। हालाँकि उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। तो ये भर्ती तो तब आई जब मैं पीएचडी कर रहा था। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मेरी पीएचडी हो चुकी थी। अच्छा। तब जाके ये भर्ती आई थी। आपके साथ उस समय 49 बच्चे थे, जी। वो कहाँ हैं अभी?
कई कुछ आइडिया है, कुछ बड़े-बड़े संस्थानों में है वो हाँ, बच्चे? ललन टॉप में है, हुँ, एबीपी न्यूज़ में है, लगभग जितने भी हमारे टॉप के मीडिया संस्थान हैं, सब में आईएमसी के बच्चे उस बैच के भी, उससे पहले की आप आज के जितने भी बड़े पत्रकार देखोगे, हुँ। तो उनका कहीं न कहीं संबंध आईएमसी से ही निकलेगा। वो सारे के सारे आईएमसी के ही एल्यूमनाई हैं। तो किसी को बड़ा पत्रकार बनना है तो आईएमसी से यस, डिग्री या डिप्लोमा करें। बिल्कुल। मैं बिल्कुल इस चीज़ को एडवाइस करूँगा, आईएमसी का पूर्व छात्र होने के नाते भी, और क्योंकि मुझे पता है कि आईएमसी आपको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर दे देता है, आपकी प्रतिभा को निखारता है, आपको ऐसे-ऐसे प्लेसमेंट में बैठने की अपॉर्च्युनिटी देता है, जो शायद अदरवाइज़ आपको ना मिले, सीधे ना मिले। हुँ। इसलिए जिसको पत्रकारिता में पढ़ाई करनी है, आईएमसी ज़रूर जाए, मैं हाइली रिकमेंड करूँगा। कॉलेजों में ये देखा जाता है कि बच्चा जाता ही नहीं है, हुँ। केवल एग्ज़ाम देने जाता है। वहाँ पढ़ाई कैसे होती है? आईएमसी में अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पे आपको मीडिया के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जैसे न्यूज़पेपर की छपाई और एडिटिंग, कैमरा, फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ों के साथ-साथ में जो वर्तमान में मीडिया में कार्यरत पत्रकार हैं, वो लोग वर्कशॉप्स लेने आते हैं, वो आपको, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। जब जो व्यक्ति मीडिया में उस समय काम कर रहा है, वो अगर आपको आके बताए कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो वो मेरे ख़्याल से काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो बड़े-बड़े पत्रकार आईएमसी में उस समय कई बार सेशंस लेने आए, वर्कशॉप्स में आए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिला। उससे आपको पता चलता है कि सिलेबस तो चलो ठीक है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा कौन-कौन सी चीज़ें जो आपको अपनी व्यक्तित्व में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, हुँ, जो आपके जॉब में सीधे काम आएगी। जी। तो इस वजह से जब इतना इंटरेस्टिंग माहौल हो जाता है, तो बच्चे क्लास बंक करने की सोचते ही नहीं है। क्योंकि उन्हें तो अब किसी भी फ़ील्ड में हो तो आपका कोई ना कोई आदर्श होता है, और जब आपका आदर्श आपको सामने दिख रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो उसके बाद में फिर मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अपनी क्लास छोड़ के कुछ और करना चाहेगा। और मैं तो चाहूँगा हर संस्थान में ऐसा हो। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है कि आप अपने सक्सेसफुल एलुमनाई को बुलाएँ, करंट बैच के बच्चों से इंटरैक्शन करवाएँ, और पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग और इतना आप जिस भी इंडस्ट्री से संबंध में पढ़ाई हो रही है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बना दें कि बच्चे खुद ही ना छोड़ना चाहें, वो कभी फिर उस क्लास को छोड़ेंगे नहीं, जी। ऐसा मेरा मानना है। स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? बीकानेर से 80 किलोमीटर दूर गाँव है पूगल। बेसिकली तो मेरा जो गाँव है वो गंगानगर जिले में पड़ता है, पर मेरे पापा 1988-89 में ही पूगल आ गए थे। यहाँ कैसे? उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जॉब लग गई थी, अच्छा। तो मेरी फैमिली तब से यहीं पर है। हुँ, मेरा सारा लालन-पालन जो हुआ है वो पूगल में हुआ है, 10वीं तक मैं वहीं पे था। हुँ। गवर्नमेंट स्कूल में? एक प्राइवेट स्कूल थी, पर अब गाँव की प्राइवेट स्कूल थी, तो हाँ, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। शिक्षा की गुणवत्ता हुँ। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उतनी नहीं होती है। बेहतर होना चाहिए, पर जो है सो है, क्या कह सकते हैं। 10वीं तक मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है। पर एक बात कही जाती है कि बच्चे की यदि नींव मजबूत है तो वो आगे जाकर के ठीक रहता है। आपकी पढ़ाई तो सारी पुगल में हुई है, तो नींव तो मुझे लगी नहीं। फिर भी आपकी जो भाषा की शैली है या जो बात करने का तरीका है, उससे लग रहा है कि आपकी बहुत हाई क्लास एजुकेशन हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपकी नींव शिक्षा में वैसी है तो आप आगे कुछ कर नहीं सकते। हुँ, मैं ये कहूँगा उसके स्थान पर कि वो आपको कई अनचाहे संघर्षों से बचा लेता है। अगर आप बचपन से ही किसी ऐसे स्कूल में पढ़े हो, जहाँ आपको भाषा पे, व्यक्तित्व पे काम करना सिखाया जाता है, जहाँ पे आपको आगे करियर, आपकी रुचि के जो विषय हैं उसके बारे में अच्छा मार्गदर्शन दिया जाता है, और आपको अच्छा अनुशासन सिखाया जाता है, तो आप कई संघर्षों से बच जाते हो। ये चीज़ें जिनको नहीं वहाँ स्कूल में सीखने को मिलती है, बाद में आगे जाके सीखते हैं, कई साल उसमें चले जाते हैं। तो आपने इन संघर्षों का सामना किया। ग्रेजुएशन के दौरान मैंने अंग्रेज़ी सीखी। मेरे को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आने लग गई थी कि और कुछ मेरी रुचि भी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप अच्छा करियर आपका नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरी थोड़ी-सी रुचि थी इसमें, और मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा कि मेरे करियर के लिए अच्छा होगा। तो मैंने अंग्रेज़ी ग्रेजुएशन के दौरान सीखनी शुरू करी। और मैं जब अच्छी ग्रोथ करने लगा तो मेरा सर्कल भी अच्छा बन गया। ऐसे हम 3-4 लोग बन गए। बीकानेर शहर छोटा ही है, इसमें भी लेकिन मेरे अच्छे 3-4 दोस्त बन गए जिनकी उतनी ही रुचि थी, जो खुद भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्कूल से बहुत ज़्यादा बड़ी स्कूल से नहीं पढ़े थे। हुँ, तो हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते थे। एक उदाहरण के लिए, जी। हम जब क्रिकेट मैच चल रहा होता था, क्रिकेट में रुचि थी दोनों की, तो हम टेलीविज़न म्यूट कर देते थे
और दोनों खुद ही बैठ के अंग्रेजी में कमेंट्री किया करते थे। अच्छा। ये काम हम किया करते थे। इसके अलावा जैसे कोई नया 3-4 नए शब्द सीख लिए रोज़ के, तो हम जानबूझ के एक-दूसरे को बोलते थे कि तू वैसी परिस्थिति क्रिएट कर कि मुझे वो शब्द यूज़ करना पड़े। और जब आप किसी शब्द को यूज़ कर लेते हो अंग्रेजी में, तो वो फिर आपके साथ लंबे समय तक रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों की वजह से हमारे सर की गाइडेंस की वजह से, जिस जुनून के साथ हमारे सर पढ़ाया करते थे, उसने भी काफ़ी प्रेरित करा। इंग्लिश कौन हाँ, पढ़ाते थे? किशोर सर। अच्छा। उन्हीं के यहाँ पे मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी, हुँ। अंग्रेज़ी सीखी और वो जो मेरा ग्रुप बन गया था उसने काफ़ी हेल्प करी। तो वहाँ से ही ये चीज़ें व्यक्तित्व में आई, अंग्रेज़ी वहीं से सीखी। कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई तो नहीं करी है। 10th की आपने पुगल से, जी। 12th 12th यहीं पे एमएम स्कूल से बीकानेर बीकानेर से। से ही करी। जी, क्या सब्जेक्ट था? एग्रीकल्चर। अब आप देखिए ज़रा कि 10th मेरी गाँव से हुई है, 12th एग्रीकल्चर, 11th में ये चीज़ का सामना हमारी जनरेशन को थोड़ा करना पड़ता था कि साइंस लो, या तो साइंस लो या मैथमेटिक्स लो, आर्ट्स, कॉमर्स इन सब में भविष्य नहीं है। ये उस डॉक्टर सम बनो या इंजीनियर बनो? ये उस समय वो परिस्थितियाँ थी, तो साइंस में नहीं जाना चाहता था। मत ये चीज़ कहीं न कहीं मेरे दिमाग में क्लियर थी। तो फिर क्योंकि हमारे पापा जिस गाँव से आते हैं, हमारे उधर एग्रीकल्चर का गंगानगर हनुमानगढ़ में एज़ ए सब्जेक्ट कई स्कूलों में पाया जाता है, तो पापा को इसका पता था। तो पापा ने बोला कि एग्रीकल्चर ले ले। मैंने कहा ठीक है पापा, एग्रीकल्चर में ले लूँगा। 12वीं एग्रीकल्चर से करी। 12वीं में कुछ मेरे 72% कुछ मार्क्स थे उस टाइम पे। एग्रीकल्चर ठीक लगा मुझे, कंपैरेटिवली साइंस से सरल और ईज़ी लगा। पर उसमें भी ये मेरे को नहीं, मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया कि इसमें करना आगे क्या है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या इसमें हुँ। फ्यूचर बनाना है, ये चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही थी, तो मैं असमंजस में था। माता-पिता से बातचीत करी, तो उन्होंने कहा, "ठीक है बेटा, तू तेरे को जो सही लगे वो कर ले।" और ये क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने मेरे को ये निर्णय लेने दिया। अक्सर मैं मेरी पीढ़ी के काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ से ग्रसित हैं कि उनको इच्छा के विरुद्ध इंजीनियरिंग करनी पड़ी या बीएससी करनी पड़ी। ऐसे मेरे कई दोस्त हैं, उस चीज़ ने उनके भविष्य को नुकसान पहुँचाया, लेकिन मेरे माता-पिता इस निर्णय में मेरे साथ रहे। जी। वरना मास कम्युनिकेशन तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन माता-पिता ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। 12th के बाद मेरे किसी भी करियर से रिलेटेड निर्णय में मेरे माता-पिता ने कोई हस्तक्षेप नहीं करा और मुझे पूरी तरह से आज़ादी दी और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही। ग्रेजुएशन किसमें की फिर? ग्रेजुएशन नॉर्मल आर्ट्स में, जो 3 सब्जेक्ट वाली आर्ट्स हमारे यहाँ हुँ। एमजीएसयू में होती है, हुँ। उसी में करी। उस इसी वजह से मैं मेरे पास इतना टाइम होता था। मेरे साथ ये अच्छी बात थी कि जब भी खाली टाइम होता था, तो मेरा माइंड कहीं न कहीं इस तरह से चलने लग जाता था कि इसमें मैं कुछ सीखूँ, इसका मैं कुछ, तो मेरे पास उस समय खाली टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो दिमाग इस तरफ चलने लग गया कि मैं अंग्रेज़ी सीख लेता हूँ, ये मेरे काम आएगी। काम आएगी। हुँ। तो इस तरह से वहाँ से फिर वो एक ग्रुप बन गया और आगे से आगे वो कड़ियाँ जुड़ती गई और मैं मास कम्युनिकेशन तक पहुँच गया और मास कम्युनिकेशन में पहुँचने के बाद आज तक मैं मास कम्युनिकेशन में हूँ। लोग उस समय कहते थे कि मतलब माता-पिता तो नहीं कहते थे, पर बाकी लोग कहते थे कि इसमें सरकारी नौकरी नहीं है और ये प्राइवेट नौकरी है ये सब, पर चलो हम सरकारी नौकरी भी लग गए मास कम्युनिकेशन में रहते हुए भी और ठीक चल रहा है। एमए किया आपने? तो फिर क्योंकि 1 साल का ही वो डिप्लोमा था? डिप्लोमा होता है, तो हुँ। आपके पास एक ऑप्शन होता है, कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपको लेटरल एंट्री देती है। अगर आपके पास 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है मास कम्युनिकेशन में, तो आप लेटरल एंट्री लेके सीधे सेकंड ईयर में आप जा सकते हो और आप 1 साल के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। हुँ। तो लेटरल एंट्री से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। पीजी डिप्लोमा आपका जो है, उसको आपका फर्स्ट ईयर मान लिया जाता है और फिर लेटरल एंट्री दी जाती है आपको सेकंड ईयर में। इस तरह से मेरा पीजी कंप्लीट हुआ। पीएचडी किसमें की? पीएचडी मैंने की इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन इंडिया। जो हुँ। सोशल मीडिया का जो प्रभाव है हमारे यहाँ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पे, हुँ। राजनीतिक संवाद पे, राजनीतिक प्रचार पे, उस संबंध में मेरी पीएचडी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से डॉक्टर परमवीर सिंह, जो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में प्रोफेसर है, वो मेरे गाइड थे उस समय। अवार्ड ये कब हुई है ये पीएचडी? अवार्ड तो ये 2024 में हुई है, हुँ। सबमिशन 2023 में हो गया था। अच्छा। जी, कॉन्वोकेशन मेरा पिछले साल ही हुआ है। उसमें हुँ। अवार्ड हुई मेरे को ये पीएचडी की डिग्री, उसमें हमारे कॉन्वोकेशन में महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद आए थे और एनएसए श्री डोभाल साहब आए हुए थे। तो हुँ। उनके हाथों ये डिग्री लेने का सौभाग्य हमें मिला पिछले साल। आपने फिर इस पे खूब रिसर्च की है?
और सब्जेक्ट रिसर्च का ही है। जी, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का भविष्य क्या है? मेरा सो हालाँकि सवाल थोड़ा-सा हट करके है। सोशल मीडिया के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये यूज़र ओरिएंटेड है। इसमें जैसे ट्रेडिशनल मीडिया से लोग सोशल मीडिया पे क्यों आए? हुँ, क्योंकि वो एक तरफ़ा कम्युनिकेशन एक तरह से हुआ करता था। उसमें दर्शक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था कंटेंट डिसाइड करने में। सोशल मीडिया यूज़र ओरिएंटेड है, तो जिस तरफ कंज़्यूमर की रुचि होती है, कंटेंट उसी तरफ चला जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे बातें लोग ये भी बात कहते हैं कि हम सोशल मीडिया की थकान पर हैं। अब लोग ऊब रहे हैं कुछ ना कुछ, बट मुझे लगता है कि सोशल मीडिया क्योंकि यूज़र ओरिएंटेड है, कुछ ना कुछ मतलब अपने आप ये बदलता रहता है, इसके अंदर कंटेंट का नेचर बदलता रहता है। जब कंज़्यूमर के पास एक ऐसा विकल्प मौजूद है, जिसमें उसकी मर्ज़ी चल रही है, तो वो क्यों किसी ऐसे विकल्प की तरफ जाएगा जिसमें उसकी मर्ज़ी नहीं चल रही है। हुँ। तो सोशल मीडिया तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक रहने वाला है। जिस पेस पे सोशल मीडिया ने ग्रो किया है, मुझे लगता नहीं इतिहास में किसी भी चीज़ ने उस पेस पे ग्रो किया है। 10-15 साल के अंदर ही पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कैप्चर कर लिया है, और जिन देशों में इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना नहीं है, उसमें भी ये इतना लोकप्रिय हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये लोकप्रिय मीडिया तो सोशल मीडिया ही रहने वाला है। ये मेरा अपना मानना है। आपको जॉब करते हुए करीब 5 साल हो गए। जी, आपका जो प्राइम टाइम है वो सीएमओ में निकला, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। वहाँ के क्या अनुभव रहे आप? वहाँ के बहुत शानदार अनुभव रहे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतनी कम उम्र में मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला। ब्यूरोक्रेसी को टॉप लेवल से देखते हो, साथ में काम करने का मौका मिलता है, तो आपके बहुत सारे विचार बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को मिलती है। तो उस हिसाब से मैं बहुत जल्दी वहाँ काम करने का मौका मिला, और मेरे लिए ये अब तक मेरे करियर की हाइलाइट कहूँगा मैं। और ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं तो प्रोबेशन में ही था जब हुँ। मेरा वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा, पीआरओ बनने के लिए आपने तैयारी कितने समय तक की एग्ज़ाम की? इसमें जैसा कि मैंने बताया कि मेरे मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से होना मेरी हुँ, काफ़ी हेल्प कर गया। अंग्रेज़ी का अच्छा होना, न्यूज़पेपर वग़ैरह में आदतन पढ़ता हूँ। बहुत पुरानी आदत है मेरी, अंग्रेज़ी के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। थोड़ा-सा मुझे राजस्थान का वो जीके और वो सब तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं करी। मैं कहूँगा 6 महीने, 7 महीने मैंने अलग से दिए। हुँ। और वो भी पीएचडी के साथ-साथ, मैं पीएचडी का काम भी साथ-साथ कर रहा था। उ तो पीएचडी करने के दौरान कुछ घंटे रोज़ मैं अलग से निकालता था 6 से 7 महीने तक। जी। परंतु अगर आप एकदम ही ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरा क्योंकि नेट जेआरएफ मास कम्युनिकेशन में हो चुका था, आईएमसी से मैं पढ़ा हुआ था, तो मास कम्युनिकेशन में मुझे कोई दिक्कत दिक्कत नहीं थी। एज़ सच थी नहीं। अच्छा, एक नया बच्चा है जिसको पीआरओ बनना है या एपीआरओ बनना है, जी। वो कहाँ से स्टार्ट करे? वो सबसे पहले मास कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। हुँ, मास कम्युनिकेशन की अच्छी-अच्छी किताबें आप पढ़ें जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। क्योंकि एक ही ची जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो आरएस की या क्योंकि अपने यहाँ पर ये है कि जो वैकेंसी आए आप भर दो, और इस तरह से डिग्रियाँ करके रखो, चाहे प्राइवेट से करनी पड़े, कि आप उसके लिए एलिजिबल रहो। मैं तो इसको सही रणनीति नहीं मानता हूँ, यदि मैं अपनी बताऊँ तो। मेरा मानना ये है कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। हुँ, पर अब आर्थिक परिस्थितियाँ, मैं खुद एक लोअर मिडल क्लास परिवार से आता हूँ, तो वो चीज़ भी मैं समझता हूँ कि आर्थिक परिस्थितियाँ जब ऐसी होती है, तो ये सब नहीं देखा जाता। परंतु फिर भी यदि आप एक लक्ष्य तय करके उसकी तरफ जाओ, तो ये बेहतर रणनीति है, बजाए इसके कि आप हर भर्ती, और अगर एक नए बच्चे को मास कम्युनिकेशन की तैयारी करनी है, तो बेहतर होगा कि उसने कम से कम पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में किया हो। उस 1 साल में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, थोड़ा अंग्रेज़ी में आपको अच्छा होना चाहिए। न्यूज़पेपर आप अगर रोज़ पढ़ें, समसामयिकी पर आपकी अच्छी पकड़ हो, तो और अच्छा रहेगा। राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर थोड़ा बहुत हुँ। अ यही जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स की जब आप हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो ये तो आपके अच्छे वैसे हो ही जाते हैं। आप उसके साथ-साथ मास कम्युनिकेशन दे रहे हो, तो मास कम्युनिकेशन को थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए। क्योंकि मास कम्युनिकेशन कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है, लगभग आप देखो तो। तो मास कम्युनिकेशन की कुछ किताबें आप अलग से ज़रूर पढ़ें अगर पीआरओ की तैयारी कर रहे हो। प्रॉपर टाइम दे के पढ़ें, क्योंकि आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, 7 से 8 महीने दें, और फिर आप आई थिंक यू आर गुड टू गो। अच्छा, मास कम्युनिकेशन में भविष्य क्या है?
इसने सोशल मीडिया ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। हुँ। सोशल मीडिया के कारण अगर आपके कंटेंट में दम है, तो आप अपना ही चैनल चला सकते हो। आप अपना उस प्लेटफ़ॉर्म को इतने अच्छे से उपयोग कर सकते हो। आप देखोगे रिसेंटली कई मेनस्ट्रीम पत्रकार अपनी मेनस्ट्रीम की नौकरी छोड़कर स वो सोशल मीडिया यूट्यूब जनरेटेड चैनल बना लिया। प्लेटफ़ॉर्म्स पे हुँ, पॉडकास्टिंग में गए हैं बेसिकली। हुँ। तो आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया का भविष्य क्या है, क्योंकि जनता तो सारी इधर है। तो आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, आप मास कम्युनिकेशन का अर्थ यही होता है कि वृहद स्तर पर संवाद, मास कम्युनिकेशन। जी। हुँ। इससे वृहद स्तर पर तो संवाद नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखो तो जो न्यूज़ चैनल हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, वही अ, सारे इधर आ गए। तो उन्होंने अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी, कईयों ने कर भी लिया है, वो सब इधर आ रहे हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी ऑडियंस जुटा सकते हो जितना शायद वर्तमान में कहीं और नहीं जुटा सकते, और एक कंटेंट क्रिएटर को तो ऑडियंस ही चाहिए। तो हुँ। मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया का भविष्य उज्ज्वल है। मास कम्युनिकेशन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप में प्रतिभा है तो, हुँ। और आप वो उस चीज़ को उस तरह से कर सकते हो, आप में न्यूज़ सेंस है तो, न्यूज़ का सेंस भी डेवलप होने में टाइम लगता है, और आपके कंटेंट में दम है तो आप चलोगे। मेरे ख़्याल से अब तो इतने सारे एग्ज़ाम्पल हो गए हैं जिन्होंने बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ मास कम्युनिकेशन पे कंटेंट जनरेट करना, कंटेंट अपलोड करना शुरू किया, और आज आप देखें तो वो कहाँ पर है। लोग जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कुछ साल पहले तक। हुँ। और ग्रामीण क्षेत्रों से जी। अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों से कितने कंटेंट क्रिएटर्स निकल रहे हैं। ये ऐसा कुछ साल पहले आप जाके उस समय में आप जाके सोचोगे तो लगता था ये तो संभव ही नहीं है। परंतु ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे-ऐसे कंटेंट क्रिएटर निकले हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। वो ग्रामीण संस्कृति का भी प्रचार कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपने प्राइवेट जॉब भी किया। हाँ, 1 साल के लिए किया। कहाँ पर? मुंबई में किया था उस समय, और एक एडिटिंग कंपनी थी, उसमें मैं नौकरी करता था। एक तरह का एक कॉर्पोरेट ऑफ़िस था, उसमें मेरा काम एडिटिंग का था, और कंटेंट एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग, साथ हाँ। में वीडियो के साथ जो कंटेंट जाता था उसको लिखता भी मैं भी था। हुँ। तो राइटिंग भी थोड़ी बहुत करता था, और कंटेंट एडिटिंग ज़्यादा किया करता था। परंतु वो मुझे कॉर्पोरेट कल्चर रास नहीं आया। मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, शायद हुँ। वो वो आदमी की अलग-अलग वो नेचर होती मेरी प्रकृति को वो कल्चर सूट नहीं करता था, है। हुँ। इसलिए मैं बाहर आ गया। बाकी मेरे दोस्त हैं जो आज आज भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, हुँ। और आज सैलरी स्ट्रक्चर क्या था वहाँ? वहाँ पे सैलरी जो मिलती थी, वो शायद अगर बीकानेर में मिलती तो अच्छी थी, पर मुंबई के हिसाब से वो सैलरी कुछ नहीं थी। हुँ। मुंबई थोड़ा महँगा और शहर है। उस समय तो आप फ्रेशर भी थे, सैलरी तो हो सकता है बाद में बढ़ भी जाती। सैलरी मेरे लिए उतना मायने नहीं रखती थी। हुँ। मैं हमेशा मेरे माइंड में रहता था कि जो नौकरी मैं कर रहा हूँ, क्या उसे करते-करते मैं रिटायर होना चाहता हूँ। पहले दिन से ही मुझे उस एनवायरनमेंट में सहज नहीं हो पा रहा था, ये चीज़ तो पहले दिन से थी। पर फिर भी मैंने अपने आप को लगभग 1 साल दिया कि क्या पता ये जब भी आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांज़िशन कर रहे होते हो, तो आपके अंदर बहुत सारी असुरक्षा की भावनाएँ आती है। आप एक कम्फ़र्ट छोड़ के, कॉलेज का कैंपस छोड़ के एक ऑफ़िस में जाके नौकरी करते हो, आप ज़िम्मेदारियों से बंध जाते हो, तो मुझे लगा ये उस वज़ह से हो रहा है हुँ। कि अब मुझे को काम पर करना पड़ रहा है, वहाँ पे मैं अब एक तरह से मर्ज़ी का मालिक था। पर 1 साल के बाद में भी जब वो फ़ीलिंग हटी नहीं, तो फिर मैंने निर्णय ले लिया कि मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकूँगा, तो शायद मैं ये निर्णय ना ले पाऊँ, तो ले लेता हूँ, और उसी को देखते हुए मैंने 1 साल में कॉर्पोरेट को गुड बाय कह दिया। वैसे आपने कोई तय नहीं किया था कि मुझे आगे क्या करना है। ये समय के साथ सारी चीज़ें तय होती गई, हाँ। चीज़ें चेंज होती गई। ये इतना था कि जब मैं 1 साल अपनी कमाई पे रह लिया कि घर से पैसे नहीं मँगवाने पड़ते थे, तो मैं ये चाहता था कि अब मैं जो भी करूँ उसमें मेरे को घर से पैसे ना माँगने कम पड़े। से कम। इसलिए मैंने नेट जेआरएफ चुना, जितने भी अच्छा। ऑप्शन अवेलेबल थे। हुँ। जेआरएफ में आपको 5 साल तक मिलती है स्कॉलरशिप हुँ। पीएचडी करने की। जी। तो इसलिए पहले मैंने नेट जेआरएफ किया, और उसके बाद आगे पीएचडी शुरू करी। उसके हुँ। बाद पीएचडी में एडमिशन लिया। ये एक ज़रूर रहता है कि जब आप एक समय के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आप रहना चाहते हो, तो उस हिसाब से मैंने वो विकल्प चुना। अदरवाइज़ आप सही कह रहे हो कि समय बीतता गया, ऑप्शन सामने आते गए, और फिर उसके बाद मैं उस हिसाब से कदम उठाता चला गया, पर रहा उसी फ़ील्ड में। मास कम्युनिकेशन से मैं बाहर नहीं गया। अब ये आपका अंतिम लक्ष्य है या और भी कोई गोल है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि अंतिम यही है। जीवन जहाँ अब ले जैसे जाएगा?
जैसे एकेडमिक्स में मेरे पास मैंने पीएचडी कंप्लीट करी है, मेरे पास नेट जेआरएफ की डिग्री है, तो क्या पता भविष्य में कौन से अवसर आ जाएँ। तो इसलिए भविष्य के लिए सारी संभावनाएँ खुली हैं। वर्तमान में मैं जहाँ हूँ वहाँ पे खुश हूँ और भविष्य में देखते हैं कि क्या होता है। कोशिशें हमेशा इंसान को, मैं ये मानता हूँ कि अपने आप अपने जीवन को और ज़्यादा सुंदर बनाने की, और ज़्यादा बेहतर बनाने की हमेशा करते रहना चाहिए, और उसी हिसाब से मैं जीवन जीता हूँ, और इस हिसाब से ही आगे भी ऐसे ही रहेगा। आप मूलतः तो गंगानगर के रहने वाले हैं। जी। गंगानगर के पास एक गाँव है। गंगानगर से आगे हाँ, सादुलशहर तहसील में आता है जी। हाँ। मूलतः मेरा गाँव वही है। और अभी आपका बचपन बीता पुगल में। जी, बीकानेर पिताजी से। वहाँ जॉब करते थे। तो कुल मिला के आपका जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण है। एकदम, जी। अच्छा, ग्रामीण पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि बच्चे को कैसे पढ़ाएँ, कितना पढ़ाएँ, कौन-सा सब्जेक्ट दिलाएँ, कौन सी नौकरी की तैयारी करवाएँ। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या राय देंगे? कैसे करें वो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो मेरे जैसे बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश में पले-बड़े हैं, जी। हम अपने, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने तो खेती-बाड़ी से हमारा बैकग्राउंड होता है, तो हमारे पेरेंट्स ने वो दुनिया देखी नहीं, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि वो हमें अगर हम किसी ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जो एकदम ही अलग है, उसके बारे में वो हमें कोई एडवाइस दे सके। हमारे टाइम पे ये दिक्कत ज़्यादा थी, लेकिन अब इंटरनेट के आने के बाद ये चीज़ थोड़ी-सी डेमोक्रेटाइज़ हुई है। अब हुँ, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वहाँ तक स्वयं पहुँच सकते हो। आपको शहर में किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने की आवश्यकता नहीं है। माता-पिता से, जैसे मेरे माता-पिता ने किया, मैं तो चाहूँगा कि हर माता-पिता वही करें कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में आपको स्वयं को जानकारी नहीं है, तो बच्चे को वो करने के लिए फ़ोर्स ना करें। क्योंकि कुछ नहीं पता है कि वो निर्णय बच्चे को कहाँ ले जाएगा। जब बच्चे को अपनी मर्ज़ी के विरुद्ध कुछ पढ़ना पड़ता है, उसमें वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वो बंध जाता है। वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं जा सकता। तो बच्चे को अपना निर्णय लेने दें। हाँ, बट ये तो मॉनिटरिंग पेरेंट्स को ही करनी होती है कि बच्चा अनुशासन सीखे। अगर उसने कोई लक्ष्य तय किया है, तो उस लक्ष्य को वो सिंसियरिटी के साथ उस लक्ष्य का वो पीछा कर रहा हो। ये तो इसमें पेरेंट्स की मॉनिटरिंग जायज़ है। जी। पेरेंट्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। हुँ, और जहाँ तक बच्चों की स्वयं की बात है, मेरे से कम उम्र के हैं, मेरे दोस्त तो नहीं कहूँगा, मेरे जो साथ अभी जो 22-23 साल के हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेरे कई रिश्तेदार भी, और जो बच्चे जिनसे जान-पहचान है, उन कई बार उनसे बात होती है तो ऐसा लगता है कि वो डरते हैं इस चीज़ से कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अनिश्चितता है। उनसे जब कुछ कहता हूँ तो वो कहते हैं कि आप तो ये बात इसलिए कर रहे हो कि आपकी नौकरी लग चुकी है। आपको नहीं पता हम किस स्थिति से गुज़र रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति नौकरी लगने से पहले बेरोज़गार ही होता है। इस चीज़ का तनाव ना लें। अगर आप डर के तैयारी करेंगे, तो हो सकता है कि आप में प्रतिभा होते हुए भी आप अपनी प्रतिभा के साथ न्याय ना कर पाओ। जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए आप फ़ॉर्म भरो, तो फिर पूरा टाइम दो, कोई माइंड में कन्फ्यूज़न ना रखो। नेगेटिव विचारों से जितना हो सके दूर रहो। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मेरे बैकग्राउंड से आते हैं। जो जी। 24-25 की उम्र से पहले आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहो। 24-25 की साल से पहले का टाइम आप अपने लिए कोई सब्जेक्ट को तय करने में, किसी फ़ील्ड को तय करने में, और फिर उस क्षेत्र में मेहनत करने में, इसी में ही लगाओ। इस दौरान अगर आपके दोस्त नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप उस समय थोड़ी ऐसी संगति में पड़ के अपना समय खराब कर दो, तो बाद में इसका बहुत रिग्रेट होता है। और बाद में जब आप तैयारी शुरू भी करते हो, तो वो रिग्रेट आपके साथ चलता है कि मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया, मेरे कई साल निकल गए। तो उस परिस्थिति से बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बाद में रिकवर कर जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो 24-25 साल की उम्र तक आप अपनी एनर्जी की पीक पे होते हो, तो बेहतर है कि आप अपने लिए एक फ़ील्ड चूज़ कर लो। उस समय अगर आप तैयारी शुरू कर दो, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता। अब जब आप तय ही 25-26 के बाद कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक साथ अचानक से आ जाता है। आपका बचपन गाँव में बीता जी, और गाँव में भी कलेक्टर का दौरा होता है, एसपी का होता है, वहाँ मंत्री भी आते हैं और मुख्यमंत्री भी आते हैं। जी। आपने कभी बचपन में ये सोचा कि एक दिन मैं इनके साथ काम करूँगा, बिल्कुल सामने बैठूँगा, आज उनके आस-पास ही नहीं फटक सकता, ऐसा कभी आपने सोचा? जी, हमारा गाँव इतना छोटा था उस समय कि हुँ, वहाँ पे कभी अफ़सरों के दौरे होते मैंने देखे नहीं। बहुत ही एक छोटा-सा और आइसोलेटेड सा गाँव था उस समय। एक तहसील थी, तो तहसीलदार तो बैठा करते थे हमारे गाँव में। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, ना ही कभी इस तरह का ख़्याल आया, क्योंकि
इतनी बड़ी सोच उस समय तक थी नहीं। उतना मैं जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा खेल में रुचि रखने वाला बच्चा था। बहुत ज़्यादा आउटडोर स्पोर्ट्स खेला करता था और मेरे जो एग्ज़ाम में मार्क्स आते थे वो 60% और इसके आस-पास रहते थे, जो उस समय के हिसाब से ठीक ही थे। तो बचपन से मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो अमनदीप, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने अपनी जर्नी शेयर की, हुँ। आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच बृजमोहन जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से ग्रामीण परिवेश से या फिर जो लोअर मिडिल क्लास से बच्चे आजकल इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जब आप थोड़े संघर्षों में पले-बड़े होते हैं, तो आपके अंदर आग ज़्यादा होती है कुछ करने की। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जैसे बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए वो आग ही हमारी ताकत है। हमसे जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, उनके अंदर वो संघर्ष करने का मादा उस तरह से नहीं होता। तो इस तरह की कहानियाँ जो आप पहुँचा रहे हैं, संघर्ष से उठ के आए हुए बच्चे जो कुछ अचीव कर रहे हैं, ये मेरे ख़्याल से ऐसा काम है जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, और आज के समय में प्रेरणा बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे युवा समाज की। और जी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ये पुनीत कार्य कर रहे जी, हैं। जी। बहुत-बहुत आभार।